नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग रूम। आज संडे स्पेशल है, आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ और स्टोरी का नाम है लक्ष्य निर्धारण। आप सभी जानते हैं कि हम लोग सभी लोग को टोटल 100% लोग अगर माने तो 100 में से 50% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपना लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो सपोज करिए वो 50% लोग हम लोग हैं, आप और मैं हो गए, लेकिन उन 50% लोगों में से भी सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो उस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, उस लक्ष्य को पा पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लक्ष्य तो निर्धारण कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ बताता हूँ कि मैं सोच तो लेता हूँ कि आज रात में 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, लेकिन मैं 2 घंटे कभी भी एक साथ पढ़ नहीं पाता। आधे घंटे बाद ही लगता है कि यार छोड़ो, सो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं सोने चले जाता हूँ, या फिर मैं कुछ और करने लगता हूँ, फोन चलाने लगता हूँ, एक मैसेज आ जाता है। तो हमें क्या है कि हम लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं लेकिन उसे हम कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आज जो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के स्टोरी को ध्यान से सुनना। आज आप यही सीखेंगे इस स्टोरी से कि हमें कैसे अपना लक्ष्य का निर्धारण कर। तो आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे राजा के बारे में जो निसंतान था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। तो उसने क्या किया, वो बड़ा चिंतित था कि मैं अपने जो राज्य है उसका दारोमदार किसके हाथों में दूंगा, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। संतान उसकी कोई थी नहीं, तो वो बड़ा परेशान था। तो उसने सोचा मैं क्या करूं। तो उसने किया ये कि उसने एक घोषणा करवाई। उसने बोला अपने राज्य में कि मेरे राज्य में घोषणा कर दो कि जो लोग को पार्टी में बुलाया, एक पार्टी रखी, बोले जो लोग उसमें आएंगे मैं अपना राज्य का हिस्सा सबको बांट दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। अब ये सुनकर जो उसके मंत्री थे, जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, ये समझ लो, उन्होंने कहा कि नहीं राजा जी, क्या कर रहे हैं आप, ऐसे करोगे तो लोगों में हमारा राज्य बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सारे लोगों में, और उससे हमारा राज्य विखंडन हो जाएगा, तो आप प्लीज ऐसा मत करिए। तो उसने अपने प्रधानमंत्री को सांत्वना दी कि आप चिंता मत करो, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, और आप ऐलान करवा दो। अब बस वही हुआ कि ढोल बाजे बजे और घोषणा कर दी गई कि भाई सभी लोगों को ऐसे समय पर आपको राजा के दरबार में पहुंचना है। तो सभी लोग निश्चित समय पर दरबार में पहुंचने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अब करता क्या है राजा, कि जो राजा का दरबार का बगीचा होता है उसमें वो बहुत सारा खाने पीने का इंतजाम कर देता है, बहुत सारे नए नए गेम करवा देता है, नाचने के लिए बढ़िया बढ़िया सुंदरियां जो वहां की उस समय सुंदरियां होती हैं उनको लगवाता है कि आप लोग डांस करो, खूब दारू वाजू सब, खूब बढ़िया करके प्रोग्राम का आयोजन करता है। दरबार में जो बगीचा होता है उसमें बहुत सारे फल फ्रूट, बहुत अच्छी चीजें, आइसक्रीम सब लगा देता है बढ़िया बढ़िया, और झूले वूले का सबका इंतजाम कर देता है। अब लोग आते हैं तो कुछ लोग लग जाते हैं खाने पीने में, कुछ लोग घूमने में लग जाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर है। अब वहां नए नए गेम होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं, जो नए नए लोग होते हैं, वो गेमों में लग जाते हैं कि यार बड़े सुंदर गेम है। और जो थोड़े पीने पाने वाले होते हैं वो पीने पाने में लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो डांस देखने में लग जाते हैं कि हाँ भाई लड़कियां सुंदर आई हुई है। कुछ लड़कियां होती हैं, लड़के भी आए होते हैं सुंदर सुंदर, वो भी डांस कर रहे होते हैं, वो उन्हें देखने में लग जाती है। तो सब लोग देखने में लग जाते हैं काम। अब वहां एक लड़का होता है, एक आदमी होता है जो कुछ नहीं कर रहा होता, वो बड़े ध्यान से बस ये देख रहा होता है कि राजा कहाँ है। राजा को देख रहा है लेकिन राजा कहीं नहीं दिखता। तो वो क्या करता है, बगीचे को पार करता है, जहां प्रोग्राम वगैरह सब लग रहे होते हैं, उसको पार करके महल में जाने लगता है। महल में 2 दरबारी खड़े होते हैं तलवार लेके, तो वो रोकते हैं उसे। वो कहता है नहीं, वो समय पे उस राजा के पास पहुंचना होता है, उन्हें धक्का देके दरबार में चले जाता है। जैसे ही वो सामने जाता है, उस राजा जी दिख जाते हैं सामने बैठे हुए। तो वो कहते हैं राजा जी तुरंत उसको देखते ही कि चलो मेरे पूरे राज्य में कोई तो है जिसका ध्यान केंद्रित है, जो अपने लक्ष्य पे बिल्कुल ध्यान लगा के बैठा हुआ है। कोई मेरे पास नहीं है, और मैं तो अपना आधा हिस्सा नहीं, मैं अपना पूरा का पूरा राजपाट तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। तो उस जो लड़का वो सोच के आया था, जो उसका लक्ष्य था कि हाँ मुझे थोड़ा सा धन पाना है, थोड़ा चले रहे, वो उसका सक्सेस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य पे हमें फोकस रहना है। जैसे हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं, बीच में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, लेकिन आप उन तकलीफों पे अगर ध्यान दोगे तो आप लक्ष्य को कभी भी नहीं पा पाओगे। तो आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें अपना लक्ष्य को कभी भी नहीं खोना। इसी के साथ मैं आपको 3 बातें बताता हूं जो आपको कभी नहीं करनी। कि मैंने जैसे टाइम टेबल बनाया कि मैं 2 घंटे रात में पढ़ूंगा, वो आधे घंटे 1 घंटे बाद मन बैठ गया, तो आपको क्या करना है कि आप एक काम करो कि मैं 1 घंटे शाम में पढ़ लूंगा और 1 घंटे रात में पढ़ लूंगा। तो अपने जो टारगेट है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो, और उसके बाद आप उसे फॉलो करने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आप उसके बाद फॉलो करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और अपने समय की प्रतीक्षा करें। तो एक श्लोक है जिसको सुनाकर मैं आपको समझाना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो आखिरी में वीडियो के अंत में एक श्लोक सुनाना चाहूंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा आपको कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। श्लोक जो है वो कुछ इस प्रकार है कि शांतम भव भवतः सम्यम प्रकाशमानम प्रतीक्षता, अर्थात शांत रहो और अपने समय के आने की प्रतीक्षा करो। अगर मैं इंग्लिश में आपको बताना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कीप काम एंड वेट फॉर योर टाइम टू शाइन। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने समय की प्रतीक्षा करनी है, अपने लक्ष्य का
लक्ष्य को कभी भी नहीं छोड़ना, मतलब जो आपका लक्ष्य है उस पर हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करना है। बीच में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, क्योंकि देखो जिसकी खेल भी ना किस्मत भी उसके साथ खेल खेलते हैं, इसका खेल अच्छा होता है। जो खिलाड़ी अच्छे नहीं हो उसका खेल के क्या फायदा। तो आप अच्छे होते हो तो भी भगवान आपको आपकी परीक्षा लेते हैं। तो आज अपनी वाणी को ही समाप्त करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।